चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर 6 ग्रेविटेशन का। एक्चुअली पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था और ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था। तो हम यहाँ पे जो है रिवीजन एक बार कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये देखो, ये हमने एक चार्ट बना दिया है। इस चार्ट को बहुत आराम से तुम्हें फार्मूला याद हो जाएगा। सारे फार्मूले जो हमने बताए थे, जो प्रूफ करके बताए थे लास्ट लेक्चर में, वो हम यहाँ पे फार्मूला डायरेक्ट चार्ट बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन है, सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन है, या पोटेंशियल है और ग्रेविटेशनल फील्ड है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या था कि पॉइंट मास था, एम मास था, पॉइंट मास था। अब आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी था। ओके, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी था, तो इस मास के द्वारा जो एम मास था, ये पी पॉइंट पे पोटेंशियल इसके द्वारा कितना था, माइनस जी एम बाई आर था। ओके, माइनस जी एम बाई आर था। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। जो ये माइनस रेड कलर से हमने मार्क किया है, ये क्या है तुम्हारा, ये है डायरेक्शन। हमेशा याद रखना, ये है डायरेक्शन। क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछता है ज़्यादातर, तो तुम जी एम बाई आर स्क्वायर लिखना। ये माइनस क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टुवर्ड्स द एम, मतलब फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ये जो आर डिस्टेंस पे जो एम मास रखे हो, तो इसका जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। फील्ड का ये देख रहे हो, फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन। तो आर हमने क्या किया था, इस डायरेक्शन में लिया था, आर हमने इस डायरेक्शन में लिया था, और फील्ड जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, इसलिए जो साइन है नेगेटिव आ रहा था। ओके, तो ये साइन हमेशा याद रखना कि ये जो नेगेटिव साइन है, ये तुम्हारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और जो फील्ड का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर है। फील्ड एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो डायरेक्शन हमें पता चल गया, नेगेटिव साइन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है टुवर्ड्स द मास एम। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है टुवर्ड्स द मास एम। जो कैपिटल एम मास था, जो पी पॉइंट पे जो तुम्हारा फील्ड हो रहा था, वो क्या एम मास की तरफ आ रहा था, एम मास की तरफ लग रहा था, इसलिए ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ओके, और पोटेंशियल तुम्हें पता ही है कि पोटेंशियल क्या है, तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका वैल्यू है जी एम बाई आर। जी एम बाई आर क्या है, इसका टोटल वैल्यू है। तो स्केलर का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, तुम्हें बस वैल्यू से मतलब, तो वैल्यू क्या होता है, माइनस जी एम बाई आर। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से प्रूफ करके बताया था कि कैसे पोटेंशियल आता है तुम्हारा। ओके, अब सेकंड सीरियल नंबर सेकंड में देखो क्या था कि ये एक क्या है, रिंग है। ये क्या था तुम्हारा, एक रिंग है। ये क्या था, एक रिंग है, और इसके एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है पी। ओके, तो इस रिंग के द्वारा, जो रिंग का मास क्या था, हमारा कैपिटल एम था, और रिंग का रेडियस क्या था, ए था। तो इस रिंग के द्वारा आर डिस्टेंस पे जो पी पॉइंट है, उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा माइनस जी एम बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये पोटेंशियल होगा। सिमिलरली फील्ड क्या होगा, ये नेगेटिव साइंस अगेन रिप्रेजेंट व्हाट, नेगेटिव साइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मतलब जो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है फील्ड का। और ये क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। मतलब देखो आर डिस्टेंस, सिमिलरली जो हम पहले कॉन्सेप्ट, आर डिस्टेंस इस डायरेक्शन में तुमने पॉजिटिव लिया था, और फील्ड जो लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है। फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। ओके, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है जी एम आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, थर्ड हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल सेल। ओके, स्फेरिकल सेल हमने लिया, स्फेरिकल सेल का मास m था और रेडियस a था। सिमिलरली जो पॉइंट p था, आर डिस्टेंस पे पॉइंट p लिया। अब इसमें दो केस है, या तो p पॉइंट क्या हो, इस सेल के आउटसाइड हो, या तो p पॉइंट क्या हो, इस सेल के इनसाइड हो। ओके, ये हमने प्रूफ भी किया था। तो व्हेन p इज इनसाइड, जब p पॉइंट क्या हो, इनसाइड हो, तो पोटेंशियल जो होगा वो क्या फॉर्मूला था, माइनस जी एम बाई ए। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, जब p इनसाइड हो, कोई भी पॉइंट हो, अंदर कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट किसी भी डिस्टेंस पे हो, इसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू होता है माइनस जी एम बाई ए। ओके, अब जब p आउटसाइड हो, व्हेन p इज आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, व्हेन p इज आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, तो जो पोटेंशियल है वो है माइनस जी एम बाई आर। वैल्यू इसका क्या है, माइनस जी एम बाई आर। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम, आर क्या है तुम्हारा, सेंटर से जो स्फेरिकल सेल लिया था उसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है पी पॉइंट का। ओके, आर। अब इसका फील्ड निकालते हैं हम, सेम स्फेरिकल सेल का। ये फील्ड व्हेन पी इज इनसाइड, जब पी इनसाइड है तो फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल था वो क्या था, कांस्टेंट था, और फील्ड जो होता है वो डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू क्या था,
0, ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ भी किया था। ओके, अब व्हेन P इज आउटसाइड, जब P आउटसाइड हो तो पोटेंशियल माइनस GM/R है, और जब P आउटसाइड हो तो फील्ड का वैल्यू क्या है, माइनस GM/R²। अगेन माइनस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, माइनस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि R जो है, अगेन R इस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं पॉजिटिव, और फील्ड जो होता है तुम्हारा इस डायरेक्शन में फील्ड लग रहा था। फील्ड किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम डिस्टेंस ले रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लग रहा था। तो फील्ड क्या लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल। ओके, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल, इसलिए हमने ये क्या लिया था, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिया था, समझ में आ गया। तो इसका वैल्यू क्या था, माइनस GM/R²। नेगेटिव इसलिए आ रहा है डायरेक्शन कि हमने R को पॉजिटिव x, इस डायरेक्शन में R को हमने पॉजिटिव लिया, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आ रहा है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ साइन नेगेटिव लिया। अब देखो, अब सॉलिड स्फीयर का केस है। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर। अगेन सॉलिड स्फीयर का मास m है और इसका रेडियस जो है a है। अब फिर अगेन P पॉइंट ले लिए r डिस्टेंस पे। इसका दो केस है कि जब P इनसाइड हो तो क्या होगा, पोटेंशियल होगा माइनस GM/2a³ ब्रैकेट 3a² माइनस r²। ये थोड़ा याद रखने वाला है, ये तुम याद रख लेना, ये याद रखना पड़ेगा। ओके, और जब P आउटसाइड है तो पोटेंशियल क्या है, माइनस GM/R। ओके, अब जब P इनसाइड है, जब P इनसाइड है तो फील्ड क्या होगा, GM/R/AQ, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड होगा। अगेन माइनस क्या कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। बस सेम केस आता जा रहा है, तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए। अब जब आउटसाइड है तो माइनस GM/R, और जब P आउटसाइड है तो फील्ड हो जाएगा माइनस GM/R²। ओके, अब हमने क्या किया था, अब हमने रिलेशन भी पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल। तो रिलेशन पढ़ा था कि अगर तुम्हारा पोटेंशियल V है तो फील्ड इन x डायरेक्शन क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल इन x डायरेक्शन। यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, यहाँ y और z क्या होगा, कांस्टेंट। y z क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब जिसके टर्म में तुम डेरिवेटिव कर रहे हो उसका जो ऑपोजिट नहीं, जिसके टर्म में तुम डेरिवेटिव कर रहे हो उसके बाद जो दो एक्सिस बचते हैं वो कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y और z जो होगा वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली तुम्हारा EY जो पोटेंशियल, जो फील्ड इन y डायरेक्शन क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू y। यहाँ पे क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव किए हैं तो ये क्या होगा, x, और z क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, सिमिलरली ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जेड डायरेक्शन में फील्ड अब क्या होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू जेड। ओके, ये क्या होगा, जेड डायरेक्शन में हम पार्शियल डेरिवेटिव किए हैं तो एक्स वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, इसका हम एग्जांपल देके भी बता चुके थे। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। ओके, एक एक करके न्यूमेरिकल देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। फिर ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हमने तुम्हें बता दिया, ये फॉर्मूला है, इस चार्ट को तुम्हें याद करना पड़ेगा, याद कर लेना बेटर है, एग्जाम में बहुत आराम से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है किसी एक रीजन पे वो उसका वैल्यू दे दिया है E = 10 न्यूटन पर kg I कैप प्लस J कैप। ओके, अब पूछा है कि फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। ये याद रखो कि एक्सटर्नल एजेंट दिया है या फिर ग्रेविटेशनल दिया है। फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट जो इस पे काम करेगा वो कितना काम करेगा, टू स्लोली शिफ्ट ए पार्टिकल, मतलब बहुत धीरे धीरे पार्टिकल को शिफ्ट कर रहा है, और पार्टिकल का मास दिया है 2 kg फ्रॉम द पॉइंट 00, फ्रॉम द पॉइंट 00 मतलब ओरिजिन टू ए पॉइंट 54। अब बोल रहा है कि किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ, किसी भी रीजन में ये वैल्यू दिया हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड का। ओके, अब बोल रहा है कि एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा बाय एन एजेंट, कोई एक्सटर्नल जो है फोर्स काम कर रहा है, कोई एक्सटर्नल बॉडी काम कर रहा है, वो बोल रहा है कि कितना वर्क करेगा, उसको पार्टिकल को स्लोली शिफ्ट कर दे 00 से लेकर 54 तक। ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 00 ओरिजिन है और 54 एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ओके, तो 00 से 54 तक ये शिफ्ट करे तो कितना वर्क करेगा। ओके, अब तुम समझ गए। अब देखो दिया हुआ क्या क्या है, पहले दिया हुआ क्या है, हमको फील्ड दिया हुआ। ओके, तो फील्ड देखो, यहाँ से समझो कि फील्ड का क्या मतलब है, 10 न्यूटन पर kg I कैप प्लस J कैप। देखो न्यूटन पर kg जो है ये फील्ड का क्या है, यूनिट है। ओके, हमने पढ़ा था फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास होता है। ओके, फोर्स पर यूनिट मास होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, मास का यूनिट क्या होता है, kg।
मतलब ई का जो तुम्हारा ये होगा, ई का जो तुम्हारा यूनिट होगा वो न्यूटन पर केजी, वही दिया है न्यूटन पर केजी। ओके, ई का यूनिट मतलब अगर यूनिट हम छोड़ दें तो ई का वैल्यू क्या है 10 आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। इसका मतलब हुआ कि फील्ड जो दिया हुआ है 10 आई कैप प्लस जे कैप, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 10 और वाई डायरेक्शन में फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 10। इस चीज़ को समझो कि जो फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 10 आई कैप प्लस जे कैप, इसको अगर तोड़ोगे तो क्या होगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ओके, ये तो समझ पा रहे हो। 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप मतलब क्या हुआ कि आई जो डायरेक्शन है, आई हम किस डायरेक्शन को लेते हैं, एक्स डायरेक्शन को, तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, इसलिए फील्ड का एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और सिमिलरली प्लस 10 वाई मतलब वाई डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, वाई डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 10 है, तो इसीलिए वाई डायरेक्शन का जो फील्ड होगा, वाई डायरेक्शन में जो फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 10 होगा। ओके, यहाँ तक हम समझ गए। अब हमें पूछा है कि वर्क डन। देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन तो तुम्हें सिंपल पता ही, वर्क डन क्या होता है इंटीग्रेशन फोर्स डॉट डी आर होता है, मतलब फोर्स डॉट डी आर होता है वर्क डन। ओके, तो हमें वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल पूछा है, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट मतलब फोर्स एक्सटर्नल डॉट डी आर, डी आर मतलब कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो तुम्हें ये क्वेश्चन में दे दिया डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहा है 0 0 से लेकर 5,4। ओके, तो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं 0 0 यहाँ ड्रॉ कर दिए, कोऑर्डिनेट हम ड्रॉ करते हैं, ये तुम्हारा क्या है एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है वाई एक्सिस है। ओके, तो ऑरिजिन तो 0 0 यहाँ हो गया। अब 5,4 चलो 1 2 3 4 5 और फिर 4 कहाँ है वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में चलते हैं 1 2 3 4 मतलब ये कोऑर्डिनेट दिया है 5,4। ओके, मतलब एक्स डायरेक्शन में 5 यूनिट गया है, वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट गया, तो 5 यूनिट देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 मतलब पॉइंट को, मतलब पार्टिकल का मास कितना था 2 kg था, अब पार्टिकल को कहाँ ऑरिजिन से लेकर 5,4 तक ले जा रहा है। ओके, अब हमें वर्क डन निकालना, तो वर्क डन के लिए एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी आर, अब हमें पता करना पड़ेगा कि भाई एक्सटर्नल फोर्स कितना है। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, देखते रहो। अब तुम्हें पिछले लेक्चर में जो हम बताए थे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लें, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स उसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है फील्ड, तो फील्ड दिया हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड से हम क्या करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हम क्या निकालेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल देंगे। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे निकल जाएगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपने आप आ जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब देखो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना था भाई हमारा 10। ओके, तो हमें फील्ड का पता है, फील्ड इन एक्स डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बाय मास हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, जो यहाँ फील्ड हम लिखे थे, फील्ड क्या है फोर्स पर यूनिट मास, तो एक्स डायरेक्शन में अगर फील्ड ई एक्स है तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स एफ एक्स आ जाएगा बाय मास एम है, तो एक्स डायरेक्शन में जो फील्ड है उसका वैल्यू कितना था हमारा 10 था, एक्स डायरेक्शन में फील्ड का वैल्यू कितना था 10 था, तो 10 इज इक्वल टू फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास, पार्टिकल का मास हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, पार्टिकल का मास कितना है 2 kg, तो हम यहाँ सिंपली 2 kg रख देंगे। तो अब देखो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना आ जाएगा हमारा 20 न्यूटन। ओके, 20 न्यूटन आ गया फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अब देखो ई वाई सिमिलरली वाई डायरेक्शन में हमें फील्ड कितना है 10 है, तो वाई डायरेक्शन में फील्ड जैसे लग रहा होगा तो वाई डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा होगा फील्ड के कारण। ओके, जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि कोई भी बॉडी अगर है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल क्या करता है पहले तुम्हारा फील्ड क्रिएट करता है, जो बताया था कि कोई भी पार्टिकल है वो अपने चारों ओर क्या करता है फील्ड क्रिएट करता है, चारों ओर फील्ड क्रिएट करता है। अब किसी भी पार्टिकल को छोटे मास को तुम यहाँ पे रख दो तो फील्ड क्रिएट करता है, तो फील्ड के कारण क्या होगा यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा फोर्स लगेगा। तो अब देखो फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो फोर्स कितना लगेगा भाई एफ वाई बाई एम, यहाँ से हमारा फील्ड वाई डायरेक्शन में 10 है और एफ वाई डिवाइडेड बाई मास कितना है 2, तो फील्ड इन वाई डायरेक्शन कितना आ गया हमारा फिर से 20 न्यूटन आ गया। ठीक है, ये जो फोर्स होगा
एक्स डायरेक्शन में फोर्स आएगा 20 न्यूटन, वाई डायरेक्शन में फोर्स आएगा 20 न्यूटन। ये कौन सा फोर्स है भाई? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये फील्ड था ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई फोर्स लग रहा होगा, वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ये देखो, ये जो पार्टिकल है, ये क्या किया था, पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से बताए थे कि ये फील्ड क्रिएट करेगा। ओके, ये फील्ड क्रिएट करेगा, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यहाँ पे कोई बॉडी रख दो तो उस फील्ड के कारण क्या करेगा, ये अपनी तरफ, जो बड़ा वाला पार्टिकल है वो छोटे वाले पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा मतलब फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स था ये क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा क्यों? क्योंकि फील्ड क्रिएट किया था। तो यहीं से पता लगा कि फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है तो फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना होगा? 20 न्यूटन। फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन 20 न्यूटन। मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जो है ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। फोर्स इन वाई डायरेक्शन ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब देखो, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन पता लग गया, फोर्स इन वाई डायरेक्शन पता लग गया। अब देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा था, लेकिन हमें ग्रेविटेशनल फोर्स पता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकालते हैं। ओके, तब देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो लेट से एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या था? एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या था? एफ एक्स 20 न्यूटन। तो लेट से कि ये देखो, ये एक्स डायरेक्शन है और ये क्या है? वाई डायरेक्शन है। अब क्या करते हैं, पार्टिकल को 0 से लेकर 5,0 तक ले आते हैं पहले, क्योंकि हमें तो यहाँ से यहाँ जाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले 5,0 तक ले आते हैं पार्टिकल को, ओरिजिन से लेकर ये तक। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक लाने में लेट से वर्क W1 होता है, वर्क W1 हमें एज्यूम किए। ओके, अब फिर 5,0 से लेकर 5,4 गए तो वर्क यहाँ पे क्या होगा? W2 होगा। ओके, वर्क क्या होगा? W2 होगा। तो अब देखो, W1 वर्क जो होगा वो क्या होगा? फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W1 देखो, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं? dx। अब देखो, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है? 20 न्यूटन था। अब 20 न्यूटन क्या था? है तुम्हारा वैल्यू कांस्टेंट है। एक्स डायरेक्शन में देखो कांस्टेंट है 20 न्यूटन, 20 रख दिया। अब dx, पार्टिकल को x डायरेक्शन में कहां से कहां ले जा रहे हैं? तो पार्टिकल x = 0 से x = 5 ले जा रहे हैं। तो x = 0 से x = 5 ले रहा है। तो W1 20 कांस्टेंट है, तो 20 बाहर निकालें और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 5। तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 0, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100। टोटल कितना हो जाएगा? 100। और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, यूनिट मत भूलना। तो अब जो हम ओरिजिन से लेकर 5,0 जा रहे थे, तो वर्क डन बाय जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम किया, उसका वर्क का वैल्यू आ गया 100 जूल। ओके, अब क्या करना, हमें तो 5,0 पे नहीं जाना था भाई, हमें कहाँ जाना था? 5,4 पे जाना था। तो हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया, हमने इस पॉइंट पे 5,0 पॉइंट पे आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अब 5,0 से लेकर 5,4 तक जाएंगे। तो W2 देखो, यहाँ से यहाँ जाने में वर्क कितना था? W2। ओके, W2। अब देखो, वर्क W2 है। अब इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा था? इस डायरेक्शन में फोर्स जो होगा तो वो तो Fy होगा, वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स का वाई डायरेक्शन में वैल्यू निकाल चुके हैं, फिर से कितना है? 20 यूनिट है। अब क्या है? वाई डायरेक्शन में अब जा रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dy हो जाएगा। ओके, किसी एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dy ले लेते हैं। अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? वाई डायरेक्शन देखो, y यहाँ पे क्या है? y 0 है, 5,0 है, मतलब y 0 है। और इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है? 4 है, मतलब y = 0 से लेकर y = 4 जा रहे हैं। ओके, तो y = 0 से लेकर y = 4 जा रहे हैं। ओके, तो अब 20 फिर कांस्टेंट है, बाहर निकालो। अब dy का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, y होगा। कहाँ से कहाँ तक? y = 0 से लेकर y = 4। अब इसका वैल्यू रखोगे, कितना आ जाएगा? 80 जूल। मतलब वाई डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, उसने काम किया वाई डायरेक्शन में 5,0 से 5,4 तक जाने के लिए 80 जूल। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा? देखो, टोटल वर्क 0 से लेकर 5,4 तक जाने के लिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2। भाई यही होगा ना कि यहाँ से यहाँ तक गए प्लस यहाँ से यहाँ तक गए। अब देखो, W1 का वैल्यू कितना था? 100 जूल, और W2 का वैल्यू कितना था? 80 जूल। मतलब टोटल कितना आया? 180 जूल। टोटल वर्क कितना आ गया? 180 जूल। तो पूछा हमें क्या था? पूछा हमें क्या था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा था। अब देखो, हम जो निकाले हैं टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले हैं हम।
ग्रेविटेशनल फोर्स, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना था, 180 जूल था। अब हमें पूछा था एक्सटर्नल, यहाँ पे देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जितना काम करता है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, यहाँ से देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हम कितना निकाल चुके हैं, 180 जूल निकाल चुके हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, -180। ओके, समझ गए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 180 जूल निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमने 180 जूल ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू निकाल चुका है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगा, -180 जूल। समझ गए तुम? चलो क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म स्फीयर, देखो एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, उसका मास क्या है, कैपिटल M है। ओके, एंड रेडियस a है, उसका रेडियस क्या था, a है। ओके, ओके देखो एक यूनिफॉर्म स्फीयर था, एक यूनिफॉर्म स्फीयर था, उसका मास m था और रेडियस a था। ओके, इज सराउंडेड सिमेट्रिकली, सराउंडेड मतलब वो क्या है, घिरा हुआ है, सिमेट्रिकली वो घिरा हुआ है बाय यूनिफॉर्म थीन स्फेरिकल, बाय ए यूनिफॉर्म थीन स्फेरिकल सेल। मतलब जो यूनिफॉर्म स्फेयर का मास m था, रेडियस a था, वो क्या था, वो सिमेट्रिकली मतलब सराउंडेड, वो घिरा हुआ था सिमेट्रिकली बाय ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल थीन ऑफ इक्वल मास, यूनिफॉर्म थीन स्फेरिकल सेल, मतलब वो घिरा हुआ है यूनिफॉर्म थीन स्फेरिकल सेल, उसका भी इक्वल मास है, मतलब उसका भी मास m है और रेडियस उसका क्या था, 2a था। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस 3/2a फ्रॉम सेंटर, मतलब 3/2a फ्रॉम सेंटर पे कितना फील्ड होगा और 5/2a फ्रॉम सेंटर पे कितना फील्ड होगा। चलो इसको पहले ड्राइंग से समझते हैं, बोल क्या रहा है। देखो बोल क्या रहा है, ये एक तुम्हारा सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है और इसका रेडियस क्या है, a है, यही बोल रहा है। ये यूनिफॉर्म स्फीयर है ऑफ मास m है और रेडियस क्या है, a है। ओके, यहाँ तक समझ गया। इज सराउंडेड सिमेट्रिकली मतलब इसके सिमेट्रिक में ये घिरा हुआ है, जो सॉलिड स्फीयर है वो घिरा हुआ है बाय ए यूनिफॉर्म थीन स्फेरिकल सेल। थीन स्फेरिकल सेल मतलब ये स्फेरिकल सेल है और इसके अंदर क्या है, हॉलो पार्ट है। ओके, यूनिफॉर्म थीन स्फेरिकल सेल, ये क्या है, हॉलो है। अब इसका जो मास, इसका भी मास m है। ओके, ये जो थीन स्फेरिकल सेल है इसका भी मास क्या था, m था, लेकिन इसका रेडियस कितना दिया हुआ, 2a। तो रेडियस हम यहाँ से दिखा देते हैं, ये रेडियस क्या है, 2a है, 2a है। समझ गए, ड्राइंग समझ गए कि एक जो था बड़ा जो थीन स्फेरिकल सेल था, मतलब जो हॉलो स्फीयर था, एक हॉलो स्फीयर, उसका रेडियस 2a है और मास m है। उसके अंदर जो है एक सॉलिड स्फीयर है, उसका मास m है और रेडियस a है, ऐसे रखा हुआ है, मतलब उसके सेंटर पे एक सॉलिड स्फीयर रख दिया है। ओके, यूनिफॉर्म थीन जो हॉलो स्फीयर था उसके सेंटर पे एक सॉलिड स्फीयर रख दिया है। ओके, इस टाइप से रख दिया। अब क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड 3/2 फ्रॉम द सेंटर, मतलब 3/2 फ्रॉम द सेंटर पे कितना फील्ड होगा। तो चलो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो यहीं से हम समझते हैं। देखो ये a है, ये 2a है, मतलब जो पहला क्वेश्चन है 3/2a मतलब 1.5a, 3/2 मतलब क्या, 1.5a फ्रॉम सेंटर। ओके, तो 1.5a फ्रॉम सेंटर हम एज्यूम करते हैं कि 1.5a कहीं यहाँ होगा, 1.5a। ओके, ये क्या है, 1.5a, यहाँ एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे फील्ड पूछा है, तो देखो तुम्हें पता है कि यहाँ देखो दो पार्टिकल है, एक तो देखो सॉलिड स्फीयर है। ओके, सॉलिड स्फीयर के कारण इस पॉइंट पे क्या फील्ड होगा, और एक है तुम्हारा थीन स्फीयर है, इस पॉइंट पे कितना फील्ड होगा। तो मतलब जो फील्ड इस पॉइंट पे लगेगा बाय टू पार्टिकल मीन्स बाय वन इज सॉलिड स्फीयर, अनदर इज थीन स्फीयर। ओके, तो अब देखते हैं ई नेट, मतलब ई नेट एट 1.5a, ई नेट एट 1.5a डिस्टेंस पे जो है वो क्या होगा, वो इस पॉइंट पे सॉलिड स्फीयर के कारण मान लेते हैं E1 है, प्लस हॉलो स्फीयर के कारण मान लेते हैं E2 है। ओके, अब देखो अब समझो, अब सॉलिड स्फीयर के कारण इस पे जो फील्ड लगेगा, देखो सॉलिड स्फीयर के कारण जो फील्ड लगेगा, देखो सॉलिड स्फीयर के बाहर है ना ये पॉइंट। अब सॉलिड स्फीयर के
बाहर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके कारण हमें पता है फील्ड जो होता है वो होता है GM/r²। ओके, तो GM/r², r है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे। ओके, इसका भी वैल्यू रखेंगे। ओके, पहले E1 निकालते हैं, सॉरी पहले क्या करते हैं E1 निकालते हैं। E1 का वैल्यू क्या होगा GM/r²। अब नेगेटिव साइन भी देखो, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, मतलब ये किस डायरेक्शन में लेगा, इस डायरेक्शन में लेगा, सेंटर की तरफ, जो सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर की तरफ रहेगा, तो E1 क्या लेगा, इस डायरेक्शन में लेगा। ओके, तो E1 का वैल्यू क्या होगा GM/r²। अब r कितना था, r था 1.5a पे, r 1.5a। अब इसका वैल्यू रख देते हैं, तो G मास तो m था, सॉलिड स्फीयर का मास भाई m ही था ना, कैपिटल M, GM/r²। r की जगह कितना था 1.5a, मतलब 3/2a का स्क्वायर, 3/2a का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया 4GM/9a²। ओके, E1 आ गया हमारा इतना, समझ पा रहे हो कि नहीं, E1 आ गया हमारा इतना। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम E2 निकालेंगे। ओके, E2 निकालेंगे। अब देखो E2, ध्यान से देखो, अब देखो E2 क्या होगा, E2 देखो, अब E2 जो होगा फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। ये देखो, ये जो हॉलो स्फीयर था इसका भी फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे, तो E2 इज फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अब भाई देखो, तुम्हें पता था कि जब हॉलो स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट हो, ये समझो कि ये थिन स्फेरिकल सेल था, इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो, हम अभी पढ़े हैं, उस पर क्या होता है, फील्ड जीरो होता है। फील्ड क्या होता है, जीरो, मतलब E2 का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। अब जो E नेट 1.5 में E1 का वैल्यू रख दो और E2 का वैल्यू रख दो, तो E1 का वैल्यू कितना था 4GM/9a², 4GM/9a² प्लस E2 का वैल्यू कितना था 0, तो टोटल वैल्यू जो आ जाएगा 4GM/9a²। ओके, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था 5/2a फ्रॉम द सेंटर। अब देखो ये 2a है, ये a है, मतलब 5/2a मतलब 2.5 है, मतलब दोनों के बाहर होगा, यहाँ पे होगा कहीं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है 2.5a। मतलब देखो, अब बहुत ही आसान, सेकेंड पॉइंट मैं यहीं पे बता देता हूँ तुम्हें, अब तो समझ ही गए हो। 2.5a पे मतलब सेंटर से 2.5, मतलब दोनों के आउटसाइड है। देखो सॉलिड स्फीयर के तो आउटसाइड है ही, ये जो थिन स्फेरिकल सेल था इसके भी क्या है, पार्टिकल आउटसाइड है। तो E नेट, अब देखो इस पॉइंट पे जो होगा सॉलिड स्फीयर के कारण क्या लगेगा, फील्ड इसी डायरेक्शन में लगेगा। देखो तुम, इसी डायरेक्शन, सेंटर क्योंकि यहाँ पे है, और ये जो थिन स्फेरिकल सेल है इसका भी सेंटर तो यही है, तो E1 भी इस डायरेक्शन में लगेगा, E2 भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। बिकॉज जो मैं पढ़ा चुके हैं, जो फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, दोनों के सेंटर, मतलब E1 भी इस डायरेक्शन में लगेगा, E2 भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो अब देखो दोनों को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है भाई, सेम ही है, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों तो वेक्टर है लेकिन दोनों एक डायरेक्शन में, तो हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे ऐड किए थे E1। खैर E2 तो क्या आ गया था, वैल्यू 0 आ गया था, लेकिन E1 E2 यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट था कि इसका डायरेक्शन इसके कारण भी इधर लग रहा था, और E2 जो ये थिन स्फेरिकल सेल है इसके कारण भी इधर ही लग रहा था। ओके, तो E नेट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब तुम्हें पता है E1 क्या है, सॉलिड स्फीयर के कारण आउटसाइड पे फील्ड क्या होगा, E1 GM/r², ठीक है। अब R का वैल्यू कितना है 2.5 है, यहाँ पे R का वैल्यू रख देंगे, प्लस E2। अब देखो ये जो थिन स्फेरिकल है ना, थिन स्फेरिकल, इसके भी अगर आउटसाइड कोई पॉइंट होता है तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वही GM/r² होता है। ओके, GM/r² होता है। अब यहाँ भी R क्या है, सेंटर से कितने दूरी पे है भाई, 2.5a पे है, तो वैल्यू रख देंगे बस, GM/5/2 का होल स्क्वायर, 5/2a का होल स्क्वायर प्लस GM/5/2a का होल स्क्वायर। मास m क्यों लिए, क्योंकि दोनों का मास, थिन स्फेरिकल का भी मास m था और सॉलिड स्फीयर का भी मास m था। तो चलो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 4GM/25a² प्लस ये सेम वैल्यू आएगा 4GM/25a²। तो अब 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8GM/25a²। सेकेंड पार्ट भी समझ गए, बहुत ही आसान था इस टाइप के क्वेश्चन। जो भी फील्ड जो है वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितने भी बॉडी दिख रहे होंगे तुम्हें,
क्वेश्चन में। अब हर बॉडी के लिए तुम्हें फील्ड निकालना है कि यहाँ पे हमने देखा जब 2.5 में था, एक सॉलिड स्फीयर था और एक हॉलो स्फीयर था, तो सॉलिड स्फीयर के कारण भी फील्ड निकाले हम लोग और हॉलो स्फीयर के कारण भी फील्ड निकाले और दोनों को ऐड कर दिए। अल्जेब्रिकली ऐड इसलिए किए कि दोनों का डायरेक्शन सेम था, E1 का भी डायरेक्शन सेंटर की तरफ था, E2 का भी डायरेक्शन सेंटर की तरफ था। ओके, यहाँ से हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय E। ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है कि 5 न्यूटन पर केजी I डायरेक्शन प्लस 12 न्यूटन पर केजी J डायरेक्शन। मतलब फील्ड का तुम्हें मैग्नीट्यूड दे दिया कि x डायरेक्शन में कितना है, I कैप रिप्रेजेंट कर रहा है x डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है और J कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि y डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है। फील्ड दे दिया भाई हमें स्पेस में कि 5 न्यूटन पर केजी I प्लस 12 न्यूटन पर केजी J। ओके, अब क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में सारे चीज़ तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड एट ऑरिजिन। बोल रहा है कि मास 2 kg का पार्टिकल मास 2 kg का पार्टिकल अगर हमने ऑरिजिन पे रख दिया है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा। फील्ड ऑलरेडी दिया हुआ है।